हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिवर्सल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, अब मैंने इन चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट बना दी है, यूट्यूब प्लेलिस्ट बना दी है। तो सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबके एक्सप्लेनेशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ईजी रहेगा उसको सर्च करने में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। ओके, so let's start this chapter now. Components of food. Okay, the food that we eat has some essential components. These components are called nutrients. ठीक है, तो हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, उनमें क्या कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। These components are called nutrients. They are the chemical substance that provide nourishment for the proper growth and development of our body. तो ये वो chemical substance हैं जो हमारी बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, our body needs various nutrients to remain healthy and fit. These nutrients are carbohydrates. अब ये nutrients कौन से होते हैं? जैसे carbohydrates हो गया, fats हो गया, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारे के सारे क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से हम फूड को इनटेक करते हैं, जो हमें एनर्जी, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। द प्रोसेस बाय विच living organisms obtain food and utilize it for the growth and development is known as nutrition. तो वो जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी वजह जब हम फूड इनटेक करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है, फूड को लेता है, फूड को खाता है, फूड को इनटेक करता है, यूटिलाइज करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, वो फूड किस चीज़ की काम आ रहा है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द फूड आइटम दैट कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, अब वो फूड आइटम्स, अब क्या है, 3 क्लासिफिकेशन दी गई हैं उन फूड आइटम्स को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो फूड के बारे में बात हो रही है। दीज फूड आइटम्स आर रिच इन, वो रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब है बॉडी बिल्डिंग फूड, दीज फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या हैं? बेसिकली हमें ना रिपेयर, ठीक है, सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं, घर में कहीं चोट लग जाती है तो सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने में काम आते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड, दीज फूड आइटम्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो विटामिन और मिनरल से रिच होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बेसिकली मेन सोर्स है एनर्जी का। दे आर कंपाउंड्स दैट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो ये किस चीज़ का बना हुआ है? एक तो कार्बन का, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ के बने होते हैं, है ना? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल होते हैं उसके एग्जांपल है जैसे बेसिकली जो शुगर होता है जो हम इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च हो गया। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड क्विकली एंड डज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो होते हैं जो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और एनर्जी, इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन डायरेक्टली इनटू सिंपल सब्सटेंस। क्यों? अब वो डाइजेस्ट ईजिली क्यों हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो सिंपल है, क्योंकि वो सिंपल सब्सटेंस में जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डेट आर देन रेडली एब्जॉर्ब बाय ब्लड, जो ब्लड उसको है, जो फूड है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, सम ऑफ द एडिबल शुगर्स। अब एडिबल शुगर्स, एडिबल मतलब होता है जो खाया जा सके, ईटेबल हो बेसिकली। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं।
अब हम एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। एम क्या था इसका, ये वैसे कि प्रैक्टिकल, बेसिकली प्रैक्टिकल पे है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट क्या होता है। अब इसमें ना, इस एक्टिविटी में हमें ये चेक करना है कि शुगर का प्रेजेंस है कि नहीं हमारे फूड सैंपल में, ठीक है। मटेरियल इसमें क्या लिया इन्होंने, ग्रेप ले लिया है, वाटरमेलन जूस ले लिया है, टेस्ट ट्यूब ले लिया और बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिया है, बर्नर ले लिया है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल लैब जो होती है, केमिस्ट्री लैब होती है ना, उसमें मिल जाता है बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो उसका यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, व्हेन बेनेडिक्ट रिएजेंट इज एडेड टू शुगर द शुगर टर्न्स ग्रीन, येलो और ब्रिक रेड इन कलर। अब क्या होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट जैसे आप डालोगे, ठीक है, शुगर में डालोगे तो क्या होगा, पहले तो वो ब्लू इन कलर हो जाएगा, जिसका मतलब है वो बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है, उसमें है। उसके बाद अगर वो ग्रीन हो गया तो मतलब लो शुगर कंटेंट है, ठीक है, शुगर उसमें कम है। येलो हो गया तो मीडियम शुगर कंटेंट है। ब्रिक रेड हो गया तो हाई शुगर कंटेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली अमाउंट है शुगर का, कि उस फूड में कितना अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है। अब हम प्रोसीजर देखते हैं। टेक द गिवन जूस सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब। पहले टेस्ट ट्यूब में जूस सैंपल उन्होंने ले लिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, फिर टेस्ट ट्यूब को हीट कर दिया, ठीक है, ऑन द बर्नसन बर्नर अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ऑफ कोर्स टीचर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज आप टेस्ट ट्यूब हीट के उसमें काम कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो उन्होंने क्या देखा कि उस जूस में ब्रिक रेड मतलब होता है कि देखो, ब्रिक रेड मतलब होता है जहाँ पे हाई शुगर कंटेंट हो, वहाँ ब्रिक रेड कलर शो हो जाता है। द गिवन फूड सैंपल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर। ओके, तो अब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू बी डाइजेस्टेड। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहे थे, वो इजी डाइजेस्टेबल थे और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते थे। कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जैसे नाम उसका बता रहे, कॉम्प्लेक्स मतलब वो इजी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। दे टेक लॉन्गर टाइम टू बी डाइजेस्टेड। They are first broken down into simple carbohydrates and then into simple sugars like glucose। तो ये क्या करते हैं, इनको ना ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, तो पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, एंड देन इनटू सिंपल शुगर्स लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया। ये सिंपल शुगर्स आर देन अब्सॉर्ब बाय ब्लड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। उसके बाद जब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फिर डाइजेस्टेबल जब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो ब्लड जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट फुलफिल्स मेजॉरिटी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो स्टार्च उसको फुलफिल कर देता है बेसिकली। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फूड कंटेनिंग स्टार्च आर, अब एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉर्न हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ब्रेड, पोटैटो, ये एग्जाम्पल्स हैं। इफ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड रिमेन स्टोर्ड इन द बॉडी। तो क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं ना कि बहुत ओबेसिटी हो जाती है, बहुत जब फैटी टिश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर लेते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ओके, यू कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द गिवन फूड सैंपल। अगर हमें देखना है कि फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड राइस, टेस्ट ट्यूब, वाटर एंड आयोडीन सोल्यूशन। इसका प्रिंसिपल है, जब आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड टू स्टार्च इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। तो जब आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च में ऐड हो जाता है ना, तो वो ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाता है। अब इसका प्रोसीजर ये है, क्रश द गिवन फूड सैंपल एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने फॉर एग्जांपल मैश्ड पोटैटो ले लिया, ओके, तो हमने मैश्ड पोटैटो को क्या किया, क्रश कर दिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। उसके बाद ऐड वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। फिर उसमें पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को शेक कर दिया। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू इट। उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स के आयोडीन सोल्यूशन उसमें डाल दिए। ऑब्जर्वेशन क्या था इसमें, द फूड सैंपल टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। जैसे ये ना एक डायग्राम में शो भी हो रहा है, देखो ब्लू ब्लैक इन कलर हो गया है ना, पिक्चर में शो हो रहा है। द गिवन फूड सैंपल कंटेन स्टार्च। इसका मतलब होता है कि उस फूड सैंपल में क्या स्टार्च है, मतलब मैश, ऑफकोर्स पोटैटो में वैसे भी स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें ना स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए वो ब्लू ब्लैक इन कलर हो गया, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन डालने पे। अब हम आगे देखते हैं फैट्स के बारे में, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो फैट्स हैं वो भी एक एनर्जी गिविंग
फूड है। फैट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। अ ग्राम ऑफ फैट रिलीज ट्वाइस द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली क्या है, उतना ही ग्राम ऑफ आप फैट ले लो, उतना ही ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लो, पर जो जितना ग्राम ऑफ फैट रिलीज़ करता है ना एनर्जी, उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं करता। बेसिकली फैट जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं फैट से। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। तो एनिमल और प्लांट सोर्स जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं सब में फैट्स होते हैं। फैट रिच फूड आइटम्स सच एज बटर हो गया, घी, मीट, एग्स, तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फैट मिलता है। वेजिटेबल ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड नट्स। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, याद करने हैं। ओके, अब हम ये वंडर बॉक्स भी देख लेते हैं साथ में। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड कैन मेक अस ओवरवेट एंड इवेंचुअली लीड टू ओबेसिटी। है ना, ओबेसिटी मतलब वो जो मोटापा हो जाता है ना, एक्सट्रीम मोटापा जो बॉडी में है ना हो जाता है, ओबेसिटी बोलते हैं हम उस चीज़ को। जब ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, तो अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट लेंगे तो क्या हमें ओबेसिटी और ओवरवेट हो जाती है बॉडी, ठीक है। कंजप्शन ऑफ एक्सेस फैट्स कैन कॉज डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल भी एक केमिकल सब्सटेंस है, कोलेस्ट्रॉल, वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में इन आर्टरीज एंड मेक देम नैरो। है ना, जो हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, ओके, तो उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है, आर्टरीज जो है उसकी थिन लाइनिंग हो जाती है बेसिकली। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज डिफिकल्ट, मे विल लीड टू हार्ट अटैक एंड अदर हार्ट डिजीजेज। जिस वजह से क्या होता है, जब आर्टरीज देखो नैरो हो जाएंगी, आर्टरीज की जब थिन लाइन हो जाएगी, जब पतली हो जाएंगी आर्टरीज, ठीक है, तो हार्ट की जो आर्टरीज हैं जब वो पतली हो जाएंगी तो क्या होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्टोर हो जाता है ना, तो वो उसमें ना ब्लड फ्लो जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से हार्ट डिजीजेस और हार्ट अटैक हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं वंडर बॉक्स में। रिसर्च शोज दैट नियरली 60% ऑफ अ ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट। तो ब्रेन जो है हमारा 60% फैट से बना हुआ है। सो आवर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली वी डोंट कंज्यूम फैट्स एट ऑल। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बिल्कुल ही फैट नहीं लेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है। हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट लेना चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन सेल्स के लिए फैट भी इंपॉर्टेंट है। वन मस्ट कंज्यूम गुड फैट्स लाइक द वंस फाउंड इन नट्स, जैसे नट्स में फैट होता है, ठीक है। इनटेक ऑफ फैट्स इन मॉडरेट क्वांटिटी इसेंशियल फॉर अ बॉडी। फैट्स फ्रॉम अ लेयर अंडर द स्किन एंड प्रोवाइड इज वार्म। तो फैट क्या करता है, बेसिकली फैट्स क्या करता है, स्किन के अंडर जो लेयर होती है फैट्स की, वो हमें वार्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे बेसिकली जो ठंड, कुछ लोगों को ठंड कम लगती है, कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो ठंड कम क्यों लगती है, क्योंकि उनमें ना जो स्किन के नीचे ना फैट लेयर अगर ज़्यादा होगी ना तो आपको ठंड कम लगेगी, ठीक है, वो वार्म प्रोवाइड करती है फैट लेयर। फैटी टिश्यूज़ अराउंड सर्टेन ऑर्गन सच एज आइज, किडनीज के बगल में फैट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अदर ऑफर प्रोटेक्शन टू दिस ऑर्गन्स बाय एक्टिंग ए शॉक एब्जॉर्बर। तो वो क्या करते हैं, फैट जो है एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। आइज और किडनीज में फैट की लेयर होती है, जिस वजह से वो प्रोटेक्टर के तरह काम करता है, ऑर्गन्स को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है। अब हम देखते हैं कि उस फूड आइटम में फैट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। इसका एम क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द गिवन फूड सैंपल, कि उस फूड सैंपल में फैट प्रेजेंस है कि नहीं। मटेरियल हमें क्या चाहिए, इसमें कुकिंग ऑयल चाहिए, इथेनॉल चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद फैट, जब इथेनॉल जो है जब फैट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्लाउडी बन जाता है थोड़ा। प्रोसीजर क्या है इसका, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, कुकिंग ऑयल ले लेना है, उसके बाद उसमें कुछ इथेनॉल डाल लेना है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को शेक कर देना है। ऐड सम मोर ऑयल टू दिस सोल्यूशन, फिर थोड़ा सा और ऑयल डालना है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑयल टर्न्स क्लाउडी, तो ऑयल क्या क्लाउडी हो जाएगा, क्लाउडी नेचर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुकिंग ऑयल में फैट प्रेजेंट है, ओके। डू यू नो वाई जंक फूड इज कॉल्ड सो, इट इज़, अब ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको पता है कि जंक जो फूड हम जो खाते हैं ना, उल्टा सीधा जो बाहर, जिसके लिए बेसिकली मदर्स जो मम्मियाँ वो मना करती हैं,
जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, नूडल्स, कैंडीज़, जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, तो उसे हम जंक फूड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं इट इज़ बिकॉज जंक फूड हैज़ वेरी लेस न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती ही नहीं है, बहुत ही कम न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसमें। दीज फूड आइटम्स हैव हाई फैट एंड शुगर कंटेंट, उसमें ज़्यादा फैट और शुगर कंटेंट होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारे बॉडी सिस्टम, हमारे हेल्थ के लिए वो सही नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, अभी रन थ्रू क्या है, एक समरी है, शॉर्ट समरी है, जो आप रिवीजन के लिए उसको आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आते हैं प्रोटीन्स, जो कि बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के काम आता है, बेसिकली ग्रोथ रिपेयर करने का। ठीक है, तो अब प्रोटीन्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ओके, रिमेंबर दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, मेड ऑफ सेवरल स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, सेवरल स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। तो वो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ द बॉडी सेल्स के लिए। वी नो दैट अ बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स। तो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो सेल्स को बेसिकली बिल्ड करने के लिए, न्यू सेल्स को बनाने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हेल्प अस टू फाइट डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। तो प्रोटीन हमें एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, डिजीज़ से फाइट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। देयरफॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल नीड अ मोर प्रोटीन रिच डाइट देन अदर्स। तो क्या होता है, जो किसी को फीवर आ जाता है, कोई सिक पीपल होता है, तो डॉक्टर्स उसको बेसिकली ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लो आप। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट उनको लेनी चाहिए। फॉर दिस रीज़न प्रोटीन्स आर ऑफन रेफर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, बिकॉज वो रिपेयर मैकेनिज्म का काम करता है हमारी बॉडी सिस्टम में। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में प्लांट और एनिमल दोनों में प्रोटीन्स मिलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर सोयाबीन्स। अब एग्जाम्पल्स हैं किस किस से आप प्रोटीन प्रोवाइड हो सकता है, जैसे सोयाबीन हो गया, पल्सेस, पीस, ग्राउंडनट्स हो गए, इन सब में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। मीट हो गया, एग, फिश, मिल्क आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये वो वाले एग्जाम्पल्स थे जो एनिमल्स से प्रोवाइड होते हैं। प्रोटीन रिच फूड आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। यू कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी 4। ठीक है, एक बार हम इससे पहले रिमेंबर देखते हैं। कैरेटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट आर हेयर, नेल्स, आउटर स्किन आर मेड अप ऑफ। तो कैरेटिन क्या, एक प्रोटीन का टाइप है बेसिकली कैरेटिन। ओके, जिस जो हेयर होता है ना, उसमें कैरेटिन प्रोटीन होते हैं, नेल्स में कैरेटिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी आउटर स्किन लेयर है उसमें कैरेटिन प्रोटीन होता है। कि अब हमें देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4, जिसमें हमें चेक करना है कि उस फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। मटेरियल इसमें आपको क्या चाहिए? मिल्क, आप पेस्ट ऑफ पीस और ग्राउंडनट ले सकते हो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉस्टिक सोडा एंड टेस्ट ट्यूब। इसका प्रिंसिपल है ऑन एडिशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सैंपल टर्न्स द कलर ऑफ द सोल्यूशन टू वायलेट। तो क्या होता है, अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा जब प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वायलेट में टर्न हो जाते हैं, वायलेट कलर में। इसका प्रोसीजर क्या है? टेक द क्रश फूड सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर एक क्रश फूड सैंपल ले लेना है, तो 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसमें डाल देना और टेस्ट ट्यूब को शेक कर देना है। फिर पुट 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब। फिर टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की डाल देनी है। इसमें हमें क्या देखिएगा कि वायलेट इन कलर हो जाएगा। क्योंकि फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, तो क्या करता है, जब वो फूड सैंपल जो है टेस्ट ट्यूब पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो वायलेट इन कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन इट। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। पहले हम विटामिन को देखते हैं। विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट बट एसेंशियल फॉर कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी एज कंपेरिजन टू अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें, प्रोटीन्स को देखें, फैट्स को देखें, हमने जितनी भी चीज़ अभी तक पढ़ी हैं, तो बेसिकली उन चीज़ों में से विटामिन जो है ना हमें बॉडी को कम चाहिए होता है, ठीक है, लिटिल अमाउंट में चाहिए होता है, पर इंपॉर्टेंट है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस
They are needed in small quantities but essential for the normal working of a body. They keep us fit and healthy and protect us from various diseases. तो ये भी कि हमें जो विटामिन होते हैं वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. तो किस में होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में. वी ऑल्सो ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मिल्क, मीट, फिश, एग. तो हम ये सारी की सारी ये एग्जांपल्स हैं फूड आइटम्स के जिसमें विटामिन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स. फूड रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. तो वो फूड्स जिसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, मिलते हैं, उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. सॉल्ट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल. जो सॉल्ट होता है ना वो भी क्या है, मिनरल का ही एक सोर्स है. ठीक है, नमक. दीज आर अप्रोक्सीमेटली 20 नोन विटामिन. तो यहाँ 20 नोन विटामिन हैं. ठीक है, लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट विटामिन सोर्स एंड फंक्शन. तो देखिए एक ये जो चार्ट है, टेबल है 2.1, उसमें क्या सारे विटामिन की लिस्ट है. ठीक है, तो हम पहले एक करके उसको देखते हैं. विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, वो क्या करता है, उसका सोर्स क्या होता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, पम्पकिन, आपको मिल्क में मिल जाएंगे. ठीक है, विटामिन ए कीप आवर आइज एंड स्किन हेल्दी. जैसे उसका जैसे हम कहते हैं ना उसको रेटिनॉल भी कह देते हैं. तो रेटिनॉल बेसिकली आई में क्या रेटिना होता है ऑफकोर्स. ठीक है, तो उसमें है, उसको हेल्प करता है, आइज़ को हेल्प करता है, स्किन को हेल्प करता है हेल्दी रखने के लिए. ठीक है, उसको रेटिनॉल भी कहते हैं. विटामिन B1 मीन्स थायमीन. ठीक है, तो थायमीन जो है वो रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी. नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है विटामिन B1. विटामिन B2 देखते हैं हम, राइबोफ्लेविन एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्व्स इन द बॉडी. तो प्रॉपर फंक्शन, नर्व्स का प्रॉपर फंक्शनिंग बनी रहे, इसलिए वो हमें हेल्प करता है. B3 जो है नाइसिन बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है B3. नाइसिन निकोटिनिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. तो वेरियस जो रिएक्शंस होती है ना हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प करता है. B12 है कोबैलेबिन इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन आ बोन मैरो. तो बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनाने में विटामिन B12 हेल्प करता है. विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है. आंवला, ग्रीन चिली, सिट्रस एसिड. ठीक है, सिट्रस में भी जैसे लेमन वगैरह हो गया, उसमें वो सिट्रस फ्रूट होता है, तो उसमें बहुत विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है. ठीक है, ऑरेंजेस में, टमाटोज में. ये क्या करता है, हेल्प अ बॉडी टू फाइट डिजीजेस से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है. विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल, वो क्या मिल्क, बटर. आपने देखा होगा जितने भी वेजीज और फ्रूट्स और मिल्क वगैरह होते हैं ना, तो कॉमन सोर्सेज होते हैं. ठीक है, मेनली विटामिन मिनरल्स के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के. ठीक है, तो ये वेजीज और फ्रूट्स ना मेनली कॉमन सोर्स होते हैं. तो ये बेसिकली आपको मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा, इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए. मिल्क, बटर, कोड, लिवर ऑयल, एग्स. ठीक है, तो हेल्प अ बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. तो बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो विटामिन डी उसमें हेल्प करता है. विटामिन ई टोकोफेरॉल, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ओलिव्स में मिलता है. इसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन. तो गुड स्किन के लिए और जनरल फिटनेस के लिए विटामिन ई टोकोफेरॉल जो है इम्पॉर्टेंट है. विटामिन के फाइलोक्विनोन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है, अगर हमें लग जाती है, ब्लड का फ्लो हो जाता है ना, तो वो ब्लड क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है? विटामिन के. ठीक है, जिसे हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं. ठीक है, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्यूबल होते हैं. विटामिन ए, डी, ई एंड के आर क्या? फैट सॉल्यूबल. तो विटामिन जो बी एंड सी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. विटामिन बी और सी क्या? वाटर सॉल्यूबल होते हैं. विटामिन ए, डी, ई के क्या है? फैट सॉल्यूबल है. ठीक है, इफ अ बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अ सर्टेन विटामिन फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन वी माइट सफर फ्रॉम सर्टेन डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज. तो डेफिशिएंसी डिजीजेज कब हो जाती हैं? बेसिकली जब विटामिन, आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन आपकी बॉडी में नहीं मिल पाता है. ठीक है, आपकी बॉडी को विटामिन नहीं मिल पाते हैं. ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं. नोया साइंटिस्ट. तो कैसिमिर फंक, a Polish biochemist, is credited with being the first to highlight the role of vitamins in maintaining good health. तो जो कैसिमिर फंक है बेसिकली वो थे जो विटामिन्स के रोल्स को उन्होंने देखा. ठीक है, कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए.
मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। तो मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दे लाइक विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये भी मिनरल्स भी हमें विटामिन की तरह ही कम चाहिए होते हैं। दे मेड अप अबाउट 4% ऑफ अ पर्सनस मास। तो 4% जितना भी है ना पर्सन का मास, वो क्या है, मिनरल से बने हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी आर आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फ्लोरीन एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे क्या है, मिनरल्स के टाइप हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए ज़रूरत है। आयरन, अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। आयरन क्या है, आयरन ऑफ कोर्स जो ब्लड है उसमें आयरन होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो ब्लड किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से बनता है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से। तो ये एक रेड कलर्ड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन के एक रेड कलर पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसके लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। तो ब्लड का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्लड गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड का जो रेड कलर है वो कहाँ से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सम ऑफ द आयरन रिच फूड आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, जैगरी, टैमरिंड, फिग्स एंड गुआवा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आयरन रिच फूड जो होता है। कैल्शियम, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ऑफकोर्स जो बोन्स और टीथ है वो किससे बने हुए हैं, कैल्शियम से बने हुए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोन्स एंड टीथ के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन फूड सच एज, अब कौन से फूड में वो प्रेजेंट रहते हैं, मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, ब्रोकली, टर्निप, इन सारी चीज़ों में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोरस देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इट इज़ फाउंड इन मिल्क, फिश, बनानाज एंड होल ग्रेन्स। तो ये भी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो किस में मिलता है, मिल्क में, फिश में, बनाना, होल ग्रेन्स में। अब हम आयोडीन देख लेते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो एक बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ना आयोडीन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। इट इज़ प्रेजेंट इन सी फूड, ठीक है, और किस में मिलता है, हमें सी फूड में मिलता है। जैसे हो गया फिश में, प्रॉन्स में, जो नॉन वेज वाले होते हैं ना उनमें ज़्यादा आयोडीन अमाउंट होता है, एंड आयोडाइज सॉल्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेशियम। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी। तो पोटेशियम किसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हमारी नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए। सम फूड्स दैट प्रोवाइड पोटेशियम, अभी कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, जैसे फिश, मीट, मिल्क, ब्रोकली, पी, टमाटो, पोटैटो, सिट्रस फ्रूट, बनाना, कीवी, एप्रिकॉट। सिट्रस फ्रूट बेसिकली कौन से होते हैं, जैसे लेमन हो गया, टमाटो हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या पोटेशियम होता है। अब हम देखते हैं सोडियम। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स इन द बॉडी। तो नर्व्स को एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मसल्स को एक प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए सोडियम चाहिए होता है। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन सेवरल फूड आइटम इंक्लूडिंग मिल्क। तो मिल्क में भी, मिल्क ना बेसिकली कॉमन सोर्स होता है हर चीज़ का, ठीक है, मिनरल और विटामिन का मेनली। टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो एडेड टू सेवरल फूड आइटम टू मेक दम मोर पैलेटेबल। तो टेबल सॉल्ट, ठीक है, जो नमक होता है, ठीक है, बेसिकली जो नमक होता है, और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो फूड आइटम्स में ऐड किया जाता है एज अ फूड एडिटिव, ठीक है, फूड एडिटिव की तरह हम उसको ऐड कर देते हैं जिससे ज़्यादा फूड आइटम जो है और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो सके। Fluorine. It is essential for maintaining the health of bones and teeth. However, excess of fluorine can cause teeth problems like fluorosis, right? तो क्या होता है अगर हम ज़्यादा फ्लोरीन इनटेक कर लेते हैं ना, वैसे तो वो बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वही ना, हर चीज़ अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लोगे देन इट इज़ हेल्दी। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है इनटेक तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुँचाता है बॉडी को। तो ऐसे फ्लोरीन अगर ज़्यादा इनटेक हो जाता है ना तो टीथ में प्रॉब्लम करने लग जाता है, उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन द ट्रेसेस इन वाटर एंड सी फूड। तो सी फूड और वाटर में होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड मसल्स। तो हार्ट और मसल्स के लिए मैग्नीशियम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंटली इन लेग्यूम्स, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड एलमंड्स। तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स हैं विच आर रिच इन मैग्नीशियम। तो अब हम देखते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। Roughage. We are often advised to include a lot of raw food such as salad in a diet and to eat fruits along with the peel. Plant food material contains a lot of fiber in the form of cellulose,
This dietary fiber does not have any nutrition value for us. However, it is very essential for our body. The dietary fiber or roughage, as it is commonly called, adds bulk to the undigested food material. This helps in easy bowel movement and removal of undigested food. ओके, तो मोस्टली रफेज क्या है, ठीक है, तो रफेज ऐसा कोई मेन न्यूट्रिशन वैल्यू तो ऐड नहीं करता है फूड में, बट रफेज इसलिए इसेंशियल है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी सिस्टम के लिए, बिकॉज क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है ना, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, या फिर मैं ये कहूँ सिंपलर जो फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, सिंपलर फूड मटेरियल नहीं बन पाता है, तो उसके साथ जो रफेज है, जो फाइबर है, वो ऐड होके हेल्प करता है जो अनवांटेड वेस्ट है उसके रिमूवल में, ठीक है, इजी बाउल मूवमेंट में एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अनवांटेड फूड है, अनवांटेड वेस्ट है, उसकी रिमूवल में रफेज हमारी हेल्प करता है। ओके, तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि आप अगर फ्रूट्स या वेजीज खा रहे हो तो कोशिश करो उनको पील के साथ खाओ, ठीक है, अलॉन्ग विद द पील, ठीक है, टू ईट फ्रूट अलॉन्ग विद द पील के साथ खाओ। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल ले लेते हैं, तो हम एप्पल ये ज़्यादा तक प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि जो एप्पल है उसके ना छिलका उतारो मत, उसका छिलका जो है, उसका पील जो है, जो उसकी आउटर लेयर है, उसके साथ एप्पल को आप खाइए, इसलिए क्योंकि एप्पल का जो पील होता है ना उसमें अपना ही एक रफेज, एक फाइबर होता है, फाइबर न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, ठीक है, जो हमें हमारी बॉडी सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट फूड और जो प्लांट फूड मटेरियल्स होते हैं ना, उनके अंदर ही के लॉट ऑफ फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज के फॉर्म में हमें वहाँ से फाइबर प्रोवाइड होता है। Does roughage helps in preventing constipation? In fact, a roughage-rich diet has been found to keep away disease like cancer हो गया, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर से बचाता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस आर फूड रिच इन रफेज और फाइबर, तो ये रफेज और फाइबर रिच फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो कि जो रफेज है वो मोस्टली किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो अनवांटेड जो फूड मटेरियल होता है उसकी रिमूवल में हेल्प करता है। ओके, अब हम देखते हैं वाटर, अन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अ डाइट। वाटर इज नॉट कंसिडर्ड अ न्यूट्रिएंट येट इट इसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल। अबाउट 70% ऑफ अ बॉडी वेट इज वाटर, है ना, जो हमारा 70% बॉडी का जो वेट है ना वो वाटर ही से ही बना है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर सेवरल रीजन्स, तो अब ये रीजन्स कुछ डिस्कस करते हैं कि वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट हेल्प्स आवर बॉडी इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी जो बॉडी है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इनसाइड अ बॉडी, तो एक बॉडी में ना सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करने के काम आता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अ बॉडी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल थ्रू स्वेटिंग, तो स्वेटिंग मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, थ्रू स्वेटिंग, ठीक है। आवर body loses water continuously in the form of sweat, urine, vapor while breathing, as we need to replenish our body with water, otherwise it could lead to a condition called dehydration। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियोगे, वाटर इनटेक नहीं करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। ओके, बिकॉज वाटर किस किस फॉर्म में निकलता है, स्वेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, गर्मियों में, इसलिए कहते हैं ना गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी इनटेक करना चाहिए, स्वेट के थ्रू, यूरिन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड वन शुड ड्रिंक अबाउट, तो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें एवरीडे पीना चाहिए, ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड जूसेस। वाटर इज ऑल्सो एडेड टू अ फूड वाइल कुकिंग। ओके, तो जो हमारी वेजीज होते हैं या फ्रूट्स मटेरियल होते हैं, मोस्टली सब में ही वाटर में होता है, ठीक है। वाटर इज़ ऑल्सो एडेड टू अ फूड वाइल कुकिंग, तो कुकिंग के वक्त जब हम वो सब्जी बनाते हैं, ठीक है, जो पानी वाली जो सब्जी होती है उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वाटर इनटेक उससे भी हमारा हो जाता है। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए बैलेंस डाइट।
The food we eat daily forms our diet. This diet must include various nutrients in the right proportion, neither too little nor in excess. ओके, तो बैलेंस डाइट मेनली क्या है कि हम जो एवरीडे लाइफ में, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, उसका एक रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए हर एक न्यूट्रिएंट का, ना ज़्यादा ना कम. A diet that contains all the different types of nutrients in correct amount is termed as a balanced diet. तो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपकी प्लेट में और आपकी एवरीडे लाइफ में जो आप खाते हो, तो वो एक बैलेंस डाइट है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन अ वाटर एंड रफेज. उसमें वाटर भी होना चाहिए और रफेज भी होना चाहिए. वैसे रफेज ना राइस में मिलता है. द डाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज एज ऑफ द पर्सन, है ना. हमारा जो पर्सन का जो एज होता है, जेंडर होता है, उसका टाइप ऑफ वर्क है, फिजिकल एक्टिविटी है. अगर कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, फिजिकल एक्टिविटी है ना, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेता है, उसका बैलेंस डाइट अलग होता है. ठीक है, जो जिम जाते हैं मोस्टली, तो उनका कैसे वो डाइट चार्ट बना के देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. एंड द कंडीशन ऑफ द बॉडी वेदर डिजीज़ और हेल्दी, कि वो डिजीज़ हैं और हेल्दी हैं कैसे हैं. तो इस सारे फैक्टर्स होते हैं, वो बैलेंस डाइट पर डिपेंड करता है. ठीक है, कि पर्सन की एज क्या है. ठीक है, जो ज़्यादा एल्डर एज में है, जो ज़्यादा जिनकी एज है, उनकी अलग बैलेंस डाइट होती है. बच्चों की अलग डाइट होती है. ठीक है, जेंडर के हिसाब से जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा वेट होता है, उनका ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, उनका ज़्यादा डाइट होता है. ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू फीमेल. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल नीड टू टेक मोर प्रोटीन्स इन द डाइट. तो जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, उनको मतलब ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है. ज़्यादा प्रोटीन क्यों लेना होता है? क्योंकि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? सेल्स को रिपेयर करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, बॉडी सेल्स का रिपेयर करना. तो जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, उनका सेल्स ना डैमेज होने लग जाते हैं, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो वो प्रोटीन का इंटेक उनके में ज़्यादा रखते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन नीड अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन. ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन मोस्टली उनकी डाइट अलग होती है. ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बिकॉज वो बेबी को भी है ना प्रोवाइड करती है, फीड करती है. पीपल वर्किंग एज लेबरर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज देयर वर्क इन्वॉल्व्स इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी एंड सो दे नीड मोर एनर्जी. तो जो लेबरर की तरह फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, मोर कार्बोहाइड्रेट्स उनको प्रीफर करते हैं. पीपल हु आर सिक आर एडवाइज्ड नॉट टू कंज्यूम टू मच ऑफ फैटी फूड एज फैट आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. ठीक है, जो बीमार होते हैं, है ना, तो जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? कुछ लाइट खाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई खिचड़ी या फिर कुछ मतलब दूध दलिया, फिर दाल दलिया, हम ऐसा कुछ नॉर्मल लाइट वेट खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है. ठीक है. गुड कुकिंग हैबिट्स. सम फूड्स आर ईटन रॉ. कुछ फूड्स होते हैं जो हम उसे ईटन रॉ, कैसे ऐसे भी कच्चा उसको वॉश करके आप खा सकते हो. हाउ एवर देयर आर सेवरल फूड आइटम्स दैट हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें अच्छे से कुक करना चाहिए. कुकिंग पार्ट्स फ्लेवर टू फूड एंड मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग से क्या होता है? एक तो फूड में ना फ्लेवर आ जाता है, ठीक है, टेस्ट आ जाता है, उसका टेक्सचर वो दिखने में अच्छा लगने लग जाता है. ठीक है, वो इजी डाइजेस्टेबल होता है. और उसमें क्या है, बैक्टीरियाज वगैरह, अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, कोई भी हार्मफुल चीज़ें होंगी, तो वो ख़त्म हो जाती हैं. कुकिंग फूड इज़ राइट बेस्ड नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो इन्वॉल्व साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. वाइल कुकिंग वी शुड टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स लिस्टेड बिलो. ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल कुकिंग. ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग, डीप फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एट एक्स्ट्रा कैलोरीज एट टाइम्स. ठीक है, अगर हम ज़्यादा ओवर हीट करेंगे, है ना, हमें क्या लगता है कि अगर हम ज़्यादा उसको हीट करेंगे, ज़्यादा गैस पे चीज़ों को रखा रहेंगे, तो क्या होगा, हमें ये लगता है कि वो ज़्यादा बॉयल होगा ना, तो उसके ना सारे बैक्टीरियाज वगैरह चले जाएंगे. वो तो चले जाएंगे, उसके साथ साथ उसका न्यूट्रिशन भी चला जाता है. तो हमें सिर्फ उतना ही हीट करना चाहिए, उसको इतना ही बॉयल करना चाहिए जितना उसका रिक्वायर्ड है. ठीक है, उतना ही उसको फ्राई करना चाहिए. विटामिन सी इज ईजी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग. अगर आप ज़्यादा हीट करोगे चीज़ों को, तो विटामिन सी जो है वो ईजी डिस्ट्रॉय हो जाता है, विटामिन सी जल्दी चला जाता है. यूज़ ऑफ एक्सेस वाटर वाइल कुकिंग इज़ नॉट डिजायरेबल. तो ज़्यादा वाटर भी हमें नहीं डालना चाहिए कुकिंग के, ठीक है, कुकिंग के टाइम पे. वॉशिंग
कट फ्रूट्स वेजिटेबल्स रिमूव्स मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, सो वॉश देम बिफोर कटिंग। तो कट करने से पहले कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल आप उसको वॉश करिए अच्छे से। वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिपीटेडली रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। अब राइस और पल्सेस जब हम वॉश करते हैं तो उतना ही वॉश करो आप जितना ही रिक्वायर्ड है। आपको लगे कि बैक्टीरिया उसका निकल चुका, उसकी गंदगी सारी निकल चुकी है, उसको ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वन में बी ईटिंग इन अ फूड बट नॉट नेसेसरी द राइट टाइप ऑफ फूड इफ अ डाइट डज नॉट कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारी डाइट मतलब बेसिकली हमारी अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमारी डिजीजेस हमारी बॉडी ना कुछ सिम्टम्स शो करने लग जाती है, कुछ साइंस शो करने लग जाती है, ठीक है। कुछ हमारी बॉडी में ना कमियां होने लग जाती हैं न्यूट्रिशन की, जिस वजह से हमें डिजीजेज हो जाती है। दीज डिजीजेज, ठीक है, दिस डेफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब हमने ना न्यूट्रिशन नहीं लिया, एक ही चीज़ का अगर कोई विटामिन नहीं लें, ठीक है, बहुत टाइम तक वो बॉडी जो है वो विटामिन उसको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज आर द रिजल्ट ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। अगर डाइट में ज़्यादा टाइम तक अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जो हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, तो क्या डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन आर वेरी मच एविडेंट। तो क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मतलब क्योंकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज एक तो रहते हैं, ठीक है, वो अपने लिए मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ मतलब फ्रूट खरीद सकें, वेजिटेबल्स अच्छे वेजिटेबल्स खरीद सकें, ठीक है। उनका कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे रहते हैं और कुछ उनका इन्वायरमेंट ऐसा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना वो सही चीज़ों के मतलब गलत चीज़ों के कॉन्टेक्ट में भी आ जाते हैं। मैल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड व्हेन द फूड टेकन इज डेफिशिएंट इन डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो मैल न्यूट्रिशन कब हो जाता है, जब किसी चीज़ की किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो आपके मतलब बॉडी में। मैल न्यूट्रिशन तब होने के चांसेस रहते हैं किसी की बॉडी में अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो। वेयर इज अंडर न्यूट्रिशन इज अनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड। तो अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, जब राइट अमाउंट ऑफ फूड आपके बॉडी में नहीं जा रहा हो तो उसे हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। टेबल 2.2 लिस्ट सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ वेरी न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड। तो टेबल यहाँ पे ये दिए 2.2, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट प्रोटीन, ठीक है, अगर हम प्रोटीन अगर हमारे डाइट में नहीं होगी तो किस चीज़ का रिस्क रहता है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ जो है रुक जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर क्या है, वाइट होने लग जाते हैं, है ना, उसका हेयर का जो है ब्लैक कलर वो चला जाता है। पैची स्किन हो जाती है, थिनिंग ऑफ लेग्स हो जाते हैं, स्वेलिंग स्टमक स्वेल करने लग जाता है। अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन का फंक्शन है ना ठीक से एबनॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। और नेम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज़, तो कौन सी डिजीज़ का सिम्टम्स थे सारे, तो वो है क्वेशिका, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है शो होने लग जाता है अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, थिनिंग, वेट लॉस, वीकनेस हो जाती है, लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन। तो स्किन क्या कैसे हो जाती है, बहुत ही लूज हो जाती है, ठीक है, थिनिंग हो जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, वीकनेस शो होने लग जाती है, तो हम बोलते हैं मेरेस्मस, ठीक है, उस डिजीज़ का नाम है मेरेस्मस। विटामिन ए, पुअर विजन इन डिम लाइट। अगर डिम लाइट में आपने कुछ देखा, कुछ लोग किसी की ना विटामिन की कमी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, अंधेरे में ना उनकी जो आईज हो ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फोकस करके वो देखने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर रात में हो गया या फिर जब जहाँ पे लाइट प्रॉपर ना हो वहाँ, तो उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन B1, वीकनिंग ऑफ मसल्स, अल्टर्ड मसल कोऑर्डिनेशन एंड डीजनरेशन ऑफ नर्व। जब नर्व जो है अच्छे से काम ना करे, मसल्स वीकन हो जाएं, ठीक है, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं, मसल्स जो हैं बहुत वीक हो जाएं, तो उसे हम बेडी कहते हैं, उस डिजीज़ का नाम है बेडी। विटामिन B2, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डायरिया, मेमोरी डिसऑर्डर। तो डायरिया हो सकता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मेमोरी का डिसऑर्डर मतलब भूलने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पैलेग्रा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे न्यूट्रिएंट्स की डिजीजेज अच्छे से याद करनी है कि कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है। विटामिन C, ब्लीडिंग गम्स, इंटरनल ब्लीडिंग, डिलेड बाउंड हीलिंग। अगर कोई कहीं चोट लग जाती है तो उसमें बहुत हील होने में, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है अगर विटामिन C की कमी होती है तो। गम्स जो हैं,
है ना, टीथ में ब्लीडिंग होने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। विटामिन डी, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, पॉ शेप, लेग्स। अब देखो इजी ब्रेकेबल बोन्स, अब विटामिन डी के बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोन्स के सॉफ्ट होने लग जाएंगे। अब बोन्स सॉफ्ट होने लग जाएंगी, वीक होने लग जाएगी, तो क्या होगा, जो पैर जो है मुड़ जाते हैं थोड़ा, ठीक है, बहुत शेप अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, उसे हम रिकेट्स कहते हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, ऑफकोर्स कैल्शियम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर या बोन और टूथ के लिए, तो क्या डिके होने लग जाएगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बोन की डिजीज़ होती है, एंड हाइपो कैल्सीमिया, ठीक है, तो ये सारे दोनों डिजीज़ हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, प्रेजेंट इन द नेक, जो हमारी गर्दन पे जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, वो स्वेल करने लग जाता है। पुअर ग्रोथ इन इन्फेंसी एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, जो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं लोग, अगर आयोडीन की कमी होती है तो सम ग्वाइटर भी कहते हैं। आयरन, लो एनर्जी लेवल्स, पिललेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ, अगर आयरन की कमी होती है, ठीक है, जैसे हम अनीमिया कहते हैं बेसिकली, ठीक है, खून की कमियाँ कहते हैं, मोस्टली फीमेल्स में मिलती हैं, मैक्सिमम है ना, अनीमिया किस में होता है, फीमेल्स में आपको दिखेगा। लो एनर्जी लेवल उनका कम हो जाएगा। पेलनेस मतलब बॉडी ना थोड़ी सी येलोइश दिखने लग जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगने लग जाती है। रिड्यूस ग्रोथ जो है रुक जाती है। फॉस्फोरस, वीकनेस होने लग जाती है। बैड टीथ एंड वीक बोन्स, टीथ और बोन्स में इफेक्ट करते हैं। फ्लोरीन, वीक टीथ एंड बोन्स, है ना, फ्लोरीन जो अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन लोगे ना तो टीथ और बोन्स क्या वीक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में लोगे या कम लोगे ही नहीं तो भी टीथ और बोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। डेंटल कैरीज, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं इसमें। सोडियम, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस, एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, ठीक है, एंड वीकनेस सोडियम की वजह से करो तो उसे मसल क्रैम्प्स कहते हैं। क्लोरीन, वीकनेस एंड क्रैम्प्स, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है अगर क्लोरीन की कमी हो तो। कैल्शियम, नर्वनेस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड मसल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ बोन मास का जो है ना वो मतलब थिन हो जाती हैं बोन बहुत, ठीक है, बिल्कुल वीक हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे कि मैग्नीशियम देखते हैं हम, मसल वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट एंड नोजिया, तो हार्ट बीट जो है ठीक से काम नहीं करती हैं, मसल वीक हो जाती हैं, नोज़ में प्रॉब्लम होने लग जाती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, सब मसल क्रैम्प डिजीज़ हो जाती है। सो दीज आर दी डिजीजेस, दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स और दीज आर दी सिम्टम्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके हायर स्टडीज़ में भी कम आएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, जितने भी डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।